हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सॉलिड स्टेट की 12th क्लास की क्लास चल रही है। अभी हुआ 12th क्लास की केमिस्ट्री क्लास। तो सॉलिड स्टेट की वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो था रात 9 बजे हम आप लोग बता दिए। आज क्या हम लोग को पढ़ना है सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री का, जिसका नाम है सॉल्यूशन। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आप लोगों के लिए अमृत के समान है। ओके, एग्जाम के लिए ये अमृत का काम करेगा बुआ। इसमें ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव का सीक्वेंस हम आप लोग को चला रहे हैं। तो इसमें आज सॉल्यूशन चैप्टर, जिसको हिंदी में विलियन कहते हैं, विलियन के ऑब्जेक्टिव के बारे में आज हम लोग को समझना है। केवल वीवीआई ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं आप लोग को। या तो यही पूछ देगा या तो इसका केवल वैल्यू चेंज कर देगा बस, नहीं तो सारा चीज यही रहेगा। तो आइए एक एक करके इन सभी के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहला नंबर चैप्टर की बात करते हैं, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगर पहला क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें देखिए कितना आसान है। इसमें ये कर रहा है कि NaOH 2 ग्राम है। NaOH कितना हुआ? 2 ग्राम है। और उसको मिलाते हैं या वो उपस्थित है किसमें? 200 मिलीलीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन। माने एक घोल है जो कि 200 मिलीलीटर है, उसमें हम NaOH को मिला है। NaOH 2 ग्राम है, बस निकाल कर देना है मोलारिटी। तो याद कीजिए फॉर्मूला आप लोग लिखाए हुए थे कि मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब सोचिए कि 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, सोल्यूट को मिला दिए। NaOH सोल्यूट का काम करेगा, जिसका मास कितना है, वो वेट कितना है, 2 ग्राम है। सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितना है, 200 मिलीलीटर है। तो आइए हम लोग निकाल लेते हैं। अब निकालना कितना आसान है, आइए इसको देखा जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें देखिए, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें दिया क्या है, तो इसमें दिया 2 ग्राम NaOH है। तो 2 ग्राम NaOH मतलब NaOH किसका काम करेगा, वो सोल्यूट का काम करेगा। सोल्यूट का काम कौन करेगा, NaOH। ये भी कितना दे दिया है, तो 2 ग्राम दे दिया है। अब देखिए मोलरिटी निकालना है तो मोलर मास चाहिए। तो अगर इसका मोलर मास की बात करते हैं, मोलर मास, तो देखिए Na का 23 होता है, O का 16 होता है, H का 1 होता है। तो 23, 16, 39, 140 ग्राम हो जाएगा ये। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है बुआ, तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम दे दिया है 200 मिलीलीटर दे दिया है, बस वो तो गया। निकालना क्या हमें, निकालना है मोलारिटी। तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट गुना 1000। अब 1000 लिखे क्यों है, क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया, अगर लीटर में रहता तो 1000 नहीं लिखते हम लोग। आइए इसके बॉटम में क्या हो जाएगा, हुआ मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो 40 ग्राम है इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो 200 मिलीलीटर है। 2 0 से 2 0 खत्म, 2 से 2 खत्म, यहाँ पे क्या बचा, 0 से 0 खत्म, 1/4 आ गया। अब से सोल्व करेंगे, 4 से 1 में भागा देंगे तो आपका आ जाएगा 0.25 मोलारिटी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर दिया है, देखिए तो A नंबर ऑप्शन हो गया। ये हुआ आप लोग का सही हो गया। देखिए न्यूमेरिकल पक्का तो पूछेगा ही पूछेगा, 100% ठोकवा चैलेंज है। इससे न्यूमेरिकल पूछता है, मोलारिटी से पक्का पूछेगा ही पूछेगा, और ऐसे ही हम लोग उसको बनाएंगे। आइए अब इसी और कहां कहां मोलारिटी का यूज हो सकता है, किस किस क्वेश्चन में हो सकता है, वो आगे मिलेगा आप लोगों को। बस इतना जाने कि अगर कोई सोल्यूट हो गया, उसका वेट निकाला, इसका मतलब मोलारिटी लगा देंगे हम। आगे बताते हम आप लोग को, देखिएगा। ओके इसको हटा दे, बोलो चलिए एकदम ध्यान से पढ़िए लोग। यही आप लोग का क्लास जो है ना रिजल्ट उठाएगा, अच्छा से नंबर उठाएगा वो लोग, इसलिए ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए पहले। इस क्वेश्चन में ये करें कि हाउ मच ऑक्सीजन इज डिजोल्व्ड इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, माने 100 मिलीलीटर जल में कितना ऑक्सीजन को घुलाएंगे। उसका टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन। देखिए टेम्परेचर आपको भूल के आने के लिए दिया है, इससे कोई रिलेशन नहीं है। अब क्या करते हैं, इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 0.5 एटीएम, उस ऑक्सीजन का आंशिक दाब दे दिया 0.5 एटीएम दे दिया है। ओके और क्या कर रहा है, KH हेनरिक कांस्टेंट दे दिया है, इतना दिया हुआ है। बस आपको ऑक्सीजन का मास निकालना है। लेकिन देखिए ऑक्सीजन घुली है, ऑक्सीजन घुलना
अर्थात जो घुलने का काम करता है उसे सोल्यूट कहते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे घुली है तो ऑक्सीजन सोल्यूट का काम करेगा, तो वही ऑक्सीजन का मास वेट निकाल देना है। तो ऑक्सीजन का वेट निकालना मतलब सोल्यूट का वेट निकालना है, सोल्यूट मतलब घुल्ले होता है, तो घुल्ले का वेट हमें निकाल देना है। तो हमें घुल्ले का वेट निकालना है, इसका मतलब हमें मोलारिटी के अनुसार बनाना होगा। और मोलारिटी मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। तो पहले कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना होगा, लेकिन यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ है। जब हेनरी कांस्टेंट दिया है तो कॉन्सेंट्रेशन निकालना आसान हो जाता है। ये कैसे? तो भाई हम लोग इसको देखते हैं। सही बच्चे एकदम ध्यान से देखेंगे। आप लोग ये याद रखिएगा 100 मिलीलीटर इसमें है, 100 मिलीलीटर सोल्यूशन इसमें हो जाएगा। देखिए हम लोग इसी में कैलकुलेट करेंगे। अच्छा इसको भी और ऊपर कर देते थोड़ा सा, देखिए आइए बुआ, अब इसको हम लोग सॉल्व करें थोड़ा सा। चलिए लो, अब यहां पे देखिए KH दे दिया है, इसमें दिया क्या हुआ? इसमें दिया हुआ है KH दिया हुआ है। तो इसमें KH कितना दे दिया है? 1.4 इंटू 10 का पावर -3। यूनिट से मतलब नहीं है, यूनिट रहने दीजिए अभी आप लोग, ओके। और उसके बाद देखिए, और उसके बाद आंशिक दाब दिया है। तो याद कीजिए राउल्स लॉ में आंशिक दाब के बारे में हम एक्सप्लेन किए हुए थे कि किसी भी चीज का आंशिक दाब को P के द्वारा डिनोट करते हैं। जैसे A का आंशिक दाब निकालना तो PA हो जाएगा, और ऐसे ही ऑक्सीजन का आंशिक दाब है तो PO2 इक्वल कितना दे दिया है? 0.5 दे दिया है। ATM है, हटाइए उसको। वॉल्यूम कितना दे दिया है? भी 100 मिलीलीटर, और 100 मिलीलीटर से लीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 हो जाएगा, 0.1 लीटर हो जाएगा। ओके, अब थोड़ा सा सोचिए, सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन निकालना होगा। देखिए सोल्यूट का वेट पूछ रहा है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए ही चाहिए। अगर एक बैग मोलारिटी निकालते हैं तो मोलारिटी एक बैग नहीं निकल सकता है, क्योंकि सोल्यूट का वेट तो निकालना ही निकालना है। एक वॉल्यूम दिया है और वहां पे मोलर मास निकालना है, तो एक बैग अगर चाहेंगे मोलारिटी निकालने का तो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि वेट ही निकाल देना है आपको, और यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट दिया है तो इसका यूज तो करना ही पड़ेगा। तो आइए, तो अगर हेनरी कांस्टेंट के अनुसार अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब C, और हेनरी कांस्टेंट कहता है कि मुझे और जो पार्शियल प्रेशर दिया है इसको गुना कर दीजिए, किसके बराबर हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो जाएगा। एक बैग मोलारिटी से नहीं निकाल सकते थे, क्यों? क्योंकि इसमें मोलारिटी भी नहीं दिया है और घुल का जो मास होता है वो भी नहीं दिया है। ओके, तो अगर मोलारिटी पता हो जाएगी हमें तो मास आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। ओके, या अगर मास दिया रहता तो आराम से M निकाल सकते थे हम लोग। तो ना इसमें मोलारिटी दिया है ना घुल्ले का मास दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो हम ये करेंगे, पहले मोलारिटी निकाल लेते हैं, ताकि KH दिया है हिंट्स के रूप में। तो देखिए कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है हेनरी के नियम के अनुसार, कि वो कहते हैं हमारा जो कांस्टेंट आता है उसमें और आंशिक दाब में गुना कर दीजिए, कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? KH दिया है 1.4 इंटू 10 का पावर -3 इंटू PO2 कितना दिया है? 0.5 गुना कीजिएगा, वो कितना आएगा? 14×5 = 0.7 इंटू 10 का पावर -3। ये निकलेगा कॉन्सेंट्रेशन। एंड वी नो दैट मोलारिटी इज द मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेशन। इसका मतलब मोलारिटी जो होता है ना, सांद्रता को निकालने की एक विधि होती है। इसका ये C और M में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप लिखेंगे M इज इक्वल टू, अब याद कीजिए मोलारिटी बराबर लिखा थे कि मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट तो ऑक्सीजन है वही तो निकालना है। इसका मतलब लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे? मास ऑफ ऑक्सीजन। अब बटा में हो जाएगा यहाँ पे, उसके बटा में अब क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ऑक्सीजन है भाई, तो ऑक्सीजन है तो इसका मोलर मास निकालना है, तो एक का 16 होता है, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, तो 32 जोड़ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 0.1 लीटर है। तो चलिए मोलारिटी कितना निकाले हैं देखिए, तो यहाँ पे है 0.7 इंटू 10 का पावर -3 इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन। तो निकालना ही ऑक्सीजन का मास या वेट निकालना है। अब ये देखिए
सॉरी यहाँ पे इंटू ना होगा, यहाँ पे इंटू होगा। ओके, 32 इंटू 0.1 इक्वल टू 3.2। अब इधर डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, देखिए 0.7 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 3.2 इज इक्वल टू मास ऑफ क्या होगा, ऑक्सीजन गैस। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21, 1 22, हाँ 2 अंक के बाद डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 2.24 गुना 10 का पावर -3। ये किस चीज में आ गया, ई आ गया, ग्राम में आ गया, क्या निकला, तो मास ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन ये बताइए इतना ग्राम कहीं दिया हुआ इसमें नहीं दिया, दिया है नहीं दिया है, नहीं दिया है ना हुआ। तो एक उपाय करेंगे कि यहाँ पे देखिए इससे रिलेशन हाई रख रहा है कि नहीं, आई बोलो हाई तो होगा ही नहीं क्योंकि हाई तो वाला ही नहीं है, तो क्यों इसे mg में चेंज कर दे। तो mg में अगर g से mg में चेंज करते हैं तो गुना करना होगा ना, 2.24 इंटू 10 का पावर 3 इंटू 1000 से ये खत्म हो गया, आंसर क्या गया 2.24 मिलीग्राम। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। हो गया बुआ लोग, ऑप्शन नंबर डी। बस तो देखिए ऐसे ये सब बनाया जाता है, क्वेश्चन पक्का न्यूमेरिकल पूछेगा बुआ लोग, एकदम पूरा अच्छा तरह से इसको देख लीजिए, रिवाइज भी कर लीजिएगा वो आप लोग। ओके, इसको हटा दे, ठीक है हटा दे रहे। जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, या जिसको नहीं लेना है रट्टा मार सकता है। एक रट्टा मारने से अच्छा है याद करें, नहीं सॉरी समझे। अब चलिए, ये तो कोई चीज है नहीं, ये क्या है, ये करे कि वह नियम जो, देखिए इसमें ये करे कि द लॉ विच इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन सोलबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड एंड प्रेशर इज। हमारे कहने का अर्थ हुआ कि ये कह रहा है कि वह नियम जो लिक्विड में गैस की घुलनशीलता और दाब के बीच संबंध को इंगित करता है, मतलब सूचित करता है। देखिए ये आप लोग बहुत पहले से स्टडी करते आ रहे कि हेनरी साहब ने कहा था, ये हेनरी का नियम है, हेनरी साहब ने ये कहा था कि लिक्विड में गैस सोल्यूट जो होता है ना वे दाब के सीधा समानुपाती होते हैं। ओके, हेनरीज लॉ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हेनरी साहब ने क्या कहा था, हेनरी साहब ने ये कहा था कि अगर लिक्विड सोल्वेंट है, अगर कोई लिक्विड सोल्वेंट है उसमें गैस की सोलबिलिटी जो होती है ना वे दाब की क्या होती है, सीधा समानुपाती होती है। अब गैस सोल्यूट में जितना ही गैस भरेंगे हम लोग, जितना ही गैस को हम भरेंगे उतना ही ना दाब बढ़ेगा उसका, तो एक दूसरे के सीधा समानुपाती होता है। ये बातें किसने कही थी, हेनरी साहब ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ऑप्शन में क्या होगा, इसकी ऑप्शन हो जाएगी बुआ बी हो जाएगी, बी बी हेनरीज लॉ। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अगला नियम क्या है, अब इसमें ये कह रहा है किसी विलयन घटक का आंशिक दाब उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। इस लॉ को आप लोग जानते हैं, ये लॉ जो होता है राउल्ट्स लॉ होता है। राउल्ट साहब ने ही कहा था कि किसी भी विलयन का घटक का आंशिक दाब, अगर हमारे पास विलयन है ए और बी, उसमें कंपोनेंट है, तो ए का अगर आंशिक दाब कहते हैं तो वो अपने मोल अंश के समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। याद कीजिए हम आप लोगों को बताए हुए थे कि अगर आपको पीए निकालना है तो पीए जो होता है ना ये सीधा समानुपाती होता है, उसी के मोल फ्रैक्शन के, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा आंशिक दाब भी बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन घटेगा आंशिक दाब भी घटेगा। किसने कहा था, राउल्ट चच्चा ने कहा था। ओके, राउल्ट चच्चा ने कहा था, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, राउल्ट्स लॉ इसका आंसर होगा। आइए अब इनके बच्चा को देखा जाए, चच्चा के बच्चा कहाँ है, आइए यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इसमें ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा सॉल्यूशन है, कौन सा विलयन है जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को दर्शाता है। धनात्मक विचलन मतलब होता क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वीकर से वीकर हो। तो अगर एसीटोन और एनिलीन को देखा जाए तो इसका जो पार्टिकल्स होते हैं ना उसके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा सा क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं देन एसीटोन एंड इथेनॉल का। इसका मतलब है कि एसीटोन और इथेनॉल को मिलाते हैं तो इसके पार्टिकल का जो
मॉलिक्यूलर फोर्स होता है इंटरनल वाला, ओके, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वे एकदम विकर से विकर हो जाते हैं। अगर एसीटोन के एसीटोन में मिलाएंगे, हाँ, तो वो हल्का सा ज्यादा हो जाएगा। अगर इथेनॉल को इथेनॉल से मिलाएंगे तो वो भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन एसीटोन और इथेनॉल को मिलाते हैं ना, तो इसमें दिए गए सॉल्यूशन में सबसे कम इसी का होगा क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ऑप्शन नंबर क्या होगा बुआ, ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, बी नंबर इसका ऑप्शन होगा, एसीटोन और इथेनॉल। याद कीजिए जब सेकंड नंबर जो चैप्टर था उसमें वीवीआई जब पॉइंट्स आप लोग लिखा रहे थे तो एग्जांपल लिखा हुए थे, ओके, तो उसको याद किए होंगे तो आप लोग धक से बना दिए होंगे, अगर नहीं याद किए होंगे तो मंगल भवन मंगल हारी, क्या यही होगा। 6 नंबर देखिए, एक पौधे की कोशिका सिकुड़ जाती है जब इसे, देखिए एक पौधे की कोशिका मतलब सेल जो होता है ना, सिकुड़ जाता है कब, हम जब उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में मिलाते हैं तब, या हाइपोटोनिक में मिलाते हैं तब, या आइसोटोनिक में मिलाते हैं तब, या प्योर वाटर मिलाते हैं तब। तो सिंपल सा बात देखिए, यहाँ पे एक बात समझने वाली है हम लोगों को कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है ना, ये रिच ऑफ H2O, इसमें पानी रहता है, इसमें वाटर रहता है। तो इसमें अगर इसमें हम सेल को मिलाते हैं, कौन सा सेल को हुआ, प्लांट सेल को मिलाते हैं, पौधा कोशिका को मिलाते हैं, तो ये पानी देगा। जब ये पानी देगा इस कोशिका को, तो वो कोशिका में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन हाइपरटोनिक की बात करते हैं तो ये ऑस्मोसिस को दिखाता है, किसको दिखाता है, ऑस्मोसिस को दिखाता है। ये ऑस्मोसिस को दिखाने के कारण हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो होता है ना, इस सेलवा में से वाटरवा को निकाल देता है। क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होता क्या है, सॉल्वेंट पार्टिकल जो होते हैं ना निकल जाते हैं इसके मेम्ब्रेन के माध्यम से। तो इसलिए जो पौधा की जो कोशिका होती है वो अपने अंदर के वाटर को यहां से डिसोसिएट कर देंगी, निकाल देंगी, हटा देंगी, किसके कारण, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के कारण। क्यों, क्योंकि ऑस्मोसिस को दिखाता है, किसको दिखाता है, परासरण को दिखाता है। इस कारण से जब इसमें से वाटर निकल जाएगा तो सिकुड़ नहीं जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, चलिए लोगों, थोड़ा सा और आगे हम लोग देखते हैं। अब बात किसकी करते हैं हम लोग, अब बात करते हैं, देखिए अब इसमें ये कह रहा है कि द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ नंबर। अब देखिए वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन जो होता है ना, दुइये को संबंध रखता है, सोल्यूट और टोटल सॉल्यूशन। सोल्यूट की मात्रा को बढ़ाएंगे, सॉल्यूशन की मात्रा भी बढ़ेगी, सॉल्यूशन की मात्रा को बढ़ाएंगे, सोल्यूट की मात्रा भी बढ़ेगी। ओके, इसका मतलब सोल्यूट के टोटल मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, सॉल्यूशन के टोटल मॉलिक्यूल के क्या होते हैं, सीधा समानुपाती होते हैं। अब देखिए तो कहाँ है इसमें बुआ, ये इसका रेशियो क्या होता है, देखिए तो बुआ इसका रेशियो ऐसा है, देखिए सोल्यूट मॉलिक्यूल्स टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, नहीं गलत है, सॉल्वेंट का ऐसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू सोल्यूट, फिर वही बतवा नहीं है, सोल्यूट मॉलिक्यूल टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी। इसका मतलब क्या होगा, गुल्ल के अणु एवं घोल में अणुओं की कुल संख्या इसी का अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब एक और न्यूमेरिकल मिला, ये करेगा व्हाट वेट ऑफ ग्लाइसेरॉल, वेट निकाल देना ग्लाइसेरॉल का। ओके, तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 92 होता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ओके, शुड बी एडेड टू 606 ग्राम ऑफ वाटर, और वाटर का कितना दे दिया वेट, 606 ग्राम, ये सॉल्यूशन का काम कर देगा। ओके, इन ऑर्डर टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब TF दे दिया, TF कितना दे दिया हुआ, 10 डिग्री सेल्सियस। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में समझेंगे, आइए अब हल्का सा हम लोग स्टडी करें, इसको हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग बनाने का काम है, बनाएंगे, देखते हैं, चलिए। सबसे पहले देखिए TF कितना दे दिया है, अगर टेम्परेचर की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस,
वॉल्यूम कितना दे दिया हुआ 606, तो ये मास ना कहलाएगा, ये मास कहला जाएगा, मास लिख देंगे यहाँ पे। सॉल्यूशन का मास कितना दे दिया हुआ, तो सॉल्यूशन का मास दे दिया है 606 ग्राम दे दिया है। ओके, अब आप लोग बहुत पहले से जानते हैं कि TF इज इक्वल टू क्या होता है, KF इंटू मोलालिटी होता है। TF इज इक्वल टू होता क्या, KF इंटू मोलालिटी। देखिए KF का वैल्यू की बात करते हैं तो ये 1.86 होता है, ये कांस्टेंट टर्म होता है, इसका वैल्यू कितना होता है 1.86 होता है। अब यहाँ पे TF का वैल्यू कितना दे दिया है 10 दे दिया है, इंटू क्या हो जाएगा मोलालिटी हो जाएगा। अब इसको सोल्व किया जाए, ये इधर जाएगा तो डिवाइड में नहीं आ जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे एक उपाय करते हैं कि मोलालिटी का फॉर्मूला रख दे यहाँ पे डायरेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 1.86 इंटू मोलालिटी का वैल्यू। देखिए इसका फॉर्मूला की बात करते हैं तो मास ऑफ सोल्यूट, हाँ सोल्यूट का काम कौन कर रहा है, सोल्यूट का काम कर रहा है ग्लिसरॉल काम कर रहा है, तो उसके मास को x मान लेते हैं। अब बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो इसका मोलर मास कितना होता है 92 होता है, इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे दिया इसमें, तो मास ऑफ सॉल्वेंट दे दिया है 606 दे दिया है, 606 ग्राम। अब इसको सोल्व करेंगे, आंसर नहीं आ जाएगा वो आप लोगों से, आइए हम ही सोल्व करते हैं। तो ये इधर डिवाइड में उधर इंटू हो जाएगा, तो 10/1.86। अब देखिए ध्यान से, ये अब क्या होगा, ये इधर डिवाइड में उधर जाएगा इंटू 92 इंटू 606 सबका बटा, यहाँ पे इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू में आ जाएगा x। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 92 हो जाएगा 920 इंटू 606 बाई 1.86, ये निकल गया क्या हुआ x का वैल्यू। अब इसको सोल्व किया जाएगा तो इसको इंटू करना होगा, तो आप लोग इंटू इसका कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, वो लोग x का वैल्यू आ जाएगा 297 ग्राम, इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि हम ही कर दे वो लोग। ओके, तो एक उपाय करते हैं, तो हम ही कर देते हैं, लॉक इसका खोल दिया जाए थोड़ा सा, जा करेक्ट हो गया, फिंगर काम नहीं कर रहा। कैलकुलेटर, आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं 920 है, 920 इंटू 606, ये आपका कितना आ जाएगा, चलिए अब इन दोनों को गुना किए तो ये आ गया 557,520, अब बाई में क्या आ जाएगा 1.86। ओके, अब इसको डिवाइड किया जाएगा, आपको कितना से डिवाइड किया जाएगा, डिवाइड बाई 1.86, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे बोलो 2997 अप्रोक्स, इतना आ जाएगा 299741.9 समथिंग इतना आ जाएगा। अब थोड़ा सा देखिए, इतना तो आ गया। अब देखिए इसमें ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा, क्यों, रीजन क्या है, रीजन कि ये हमने जो फॉर्मूला लगाए हैं ये केजी में लगाए हैं, और केजी में लगा है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है जी में दिया है, तो जी के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम डिवाइड करेंगे कितना से 1000 से, सॉरी केजी में हम लोग निकाले, अब जी में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें
हाँ 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड जो होगा ऊपर यहाँ पे होगा 1000 से, तो वो उधर जाएगा तो इधर ना आएगा, पीछे ही ना आएगा। तो अब इसे डिवाइड किया जाए तो 1 2 3, तब इसको उठा कर 3 अंक के बाद रख देंगे। देखिए 1 2 3, इसको उठा कर हम लोग कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे बस। तो आंसर कितना आ जाएगा 299। अब 299 से संबंधित कोई है यहाँ पे तो 297 है, आंसर क्या हो जाएगा इसका 297 ग्राम। बस यही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। अरे यहाँ पे मोलालिटी का जो फॉर्मूला यूज किए थे हम लोग, यहाँ पे मास दिया है, जी में दिया है, और जो ये वाला फॉर्मूला यूज किया गया था ये हम केजी में यूज किए थे। तो केजी से जी में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1000 से इंटू करेंगे। फॉर्मूला में हम आप लोग लिखाए थे मोलालिटी इज इक्वल टू क्या लिखाए थे, मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू मास ऑफ सोल्वेंट। तो हो गया मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू मास ऑफ सोल्वेंट। तो अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालना था, तो इस सबको इधर से भेजे हैं तो उधर गया है, इंटू में आ जाएगा। अरे ये यहाँ पे डिवाइड में है, उधर जाएगा तो इंटू में आ जाएगा, और यहाँ पे इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, वही डिवाइड यहाँ पे किया गया है। तो आंसर आ गया 299। अब 299 से रिलेटेड कोई है तो 297 है, आंसर क्या हो जाएगा 297 ग्राम हो जाएगा। बस आंसर आ गया आप लोग का। अब चलिए अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं इसमें हम लोग हुआ। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज बाय। ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे बढ़ेगा, जब सोल्यूट के पार्टिकल को और ही बढ़ाएंगे तब ना बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। जब सोल्यूट के पार्टिकल को बढ़ाते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होता है, बढ़ता है। याद रखिएगा आप लोग बुआ। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं ना तो अणुसंख्यक गुणधर्म होता है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं तो ये अणुसंख्यक गुणधर्म होता है, और अणुसंख्यक गुणधर्म जो होता है ना सोल्यूट के नंबर पर डिपेंड करता है। ओके, इसलिए हम सोल्यूट के नंबर को बढ़ाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। ओके, आइए अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बोलो। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 MgNO3 का होल ट्वाइस सॉल्यूशन ऑफ वान हॉफ फैक्टर इज 274। इस क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट हो गया है, 274 नहीं होगा। क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा मिस कर दिए। आइए तो उसको देख लेते हैं उसमें क्या होगा। क्वेश्चन को टाइप करने में थोड़ा सा हुआ मिस्टेक हो गया है, समझे। तो क्वेश्चन हुआ में 2.74 दिया है, 2.74 दे दिया। अब आइए इसको हम लोग बनाते हैं। एक जगह मिस्टेक हुआ है उसको सुधार लेंगे, वो आप लोग इसमें जो यहाँ पे 274 है ना तो ये 2.74 होगा, बस और कुछ नहीं। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डिग्री क्या होगी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिग्री क्या होगी। हाँ तो डिग्री मतलब जानते हैं अल्फा, ये सिंबॉलिक फॉर्म होता है। डिग्री मतलब क्या होता है, अल्फा, और अल्फा का फॉर्मूला होता है I-1/n-1 होता है, बस और कुछ नहीं। और I क्या है, I है वांट हॉफ कारक होता है। ये हम आप लोगों को लिखाए थे सिंबॉलिक फॉर्म में कि I क्या होता है, इसे आयोटा भी कह सकते हैं, I भी कह सकते हैं, वांट हॉफ कारक होता है। तो ये कितना हो जाएगा 2.74 - 1 बाई n होता है क्या, मोलों की संख्या होता है। तो मोलों की संख्या निकालेंगे कैसे, तो आप देखिए MgNO3 है तो MgNO3 का होल ट्वाइस को अगर हम डिकम्पोज करते हैं तो Mg+2 और NO3-1, लेकिन है 2 मोल है तो 1 मोल है और 2 मोल है, ये कितना मोल हुआ 3 मोल हुआ। तो n का वैल्यू 3 - 1 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.74 बाई आ जाएगा 2 आ जाएगा, डिवाइड कीजिएगा हो तो इसको डिवाइड कीजिएगा 2 अट्ठे तो 0.2 अट्ठे 16 1 2 7 14 0.87। लेकिन हमें देखिए परसेंटेज में दिया है तो इसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल में सबको जानता है इनटू 100 कर देते हैं। कितना आएगा, इसे आएगा 87% आंसर आ जाएगा। बस हो तो गया 87% आंसर हो गया।
एकदम आसान है कि नहीं, बहुत आसान है। ओके, हमेशा याद रखिएगा, अगर डिग्री आपको निकालना है तो वांट ऑफ फैक्टर -1 बाई नंबर ऑफ मोल्स -1, यही तो फॉर्मूला होता है। आइए, वांट ऑफ फैक्टर देखिए, मोल्स निकालने के लिए वांट ऑफ में होता क्या है, उस कंपाउंड को हम लोग डिसोसिएट करते हैं, तोड़ते हैं। तो Mg का होल ट्वाइस था, ये आयोनाइज्ड करेंगे तो Mg अलग हो जाएगा, NO3 अलग हो जाएगा। Mg के पास पॉजिटिव 2 चार्ज होता है, NO3 के पास -1 चार्ज होता है। अब यहाँ पे NO3 दूगो था तो इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिए, Mg एगो तो Mg एगो लिख दिए, तो एगो है या दूगो है, 1 2 3 नहीं हो गया, वही 3 लिख दिया गया इनका मान। ओके, इसको लिखना है तो लिख सकते हैं लोग। आइए चलिए, ये भी कंप्लीट है आप लोग का। अब चलिए, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब कितना देखना है बोलो हम लोग को, 11 नंबर। देखिए ये करे कि एट इक्विलिब्रियम, देखिए इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था, बस इक्विलिब्रियम में सब कुछ बराबर होता है। ओके, एट इक्विलिब्रियम द रेप, देखिए यहाँ पे रेप लिख दिया गया, रेप नहीं होगा, रेट होगा, रेट RATE, रेट, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए सॉलिड सोल्यूट इन अ वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज, यहाँ पे ये करें कि इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एक वाष्पशील जो लिक्विड जो होता है ना, लिक्विड विलायक जो होता है सोल्वेंट, उसमें से एक ठोस विलेय के जो होता है ना, उसका डिसोसिएशन कितना होगा, उसका उल्लंघन है मतलब उसका दर कितना होगा, तो सिंपल बात है इक्वल होगा। इक्विलिब्रियम पे हर चीज क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए लेस देन तो होगा नहीं, पक्का है, उसके बाद अधिक भी नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा, इक्वल होगा, वो वहां पे होगा रवाकरण के बराबर होगा, रवाकरण की जो रेट होती है उसके बराबर होगा। हमेशा याद रखिएगा, जब भी इक्विलिब्रियम आ जाए तो उसमें हमेशा याद क्या रखिएगा कि हमेशा का हमेशा बराबर ही होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आइए आगे चलते हैं। Maximum amount of a solid solute that can be dissolved in a specified amount of a given liquid solvent does not depend upon, ये कह रहा है कि किसी ठोस विलेय की, देखिए ठोस विलेय, ठोस सॉलिड सोल्यूट की अधिकतम मात्रा जो किसी दिए गए द्रव विलायक की निर्दिष्ट मात्रा में घुल सकती है, इस पर निर्भर नहीं करती है। तो सिंपल बात है, सॉलिड सोल्यूट है तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, पक्का है, पक्का टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, लेकिन डिपेंड नहीं करता है किस पे, टेम्परेचर पर करेगा, नेचर ऑफ सोल्यूट इस पर भी करेगा। लिखा है तो सॉलिड सोल्यूट के लिए फैक्टर लिखा है तो टेम्परेचर, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट ये हम लोग लिखाए थे। ओके, तो याद दोनों, प्रेशर दाब पर इफेक्ट नहीं करता है, दाब किसके लिए आता है, गैस के लिए आता है, ये सॉलिड के लिए थोड़े आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इसमें से कौन सा एक्वस सॉल्यूशन है जिसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, तो उसके लिए वांट ऑफ फैक्टर को हमें देखना होगा, हमें किसको देखना होगा, वांट ऑफ फैक्टर। यहाँ पे NaOH है तो Na के ऊपर पॉजिटिव 1, OH के ऊपर होगा -1, Na2SO4 इसके ऊपर -1, इसके ऊपर पॉजिटिव 1, इसके ऊपर -2, इसके ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव 1, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर पॉजिटिव 1, इसके ऊपर -1, एगो दूगो, एगो दूगो, तीन गो, एगो दूगो, एगो दूगो, 2 3 2 2, सबसे ज्यादा कौन है, 3 वाला, आंसर क्या हो जाएगा 1.0 m Na2SO4। इसका मतलब हमेशा याद क्या रखिएगा आप लोग कि उसी का क्वथनांक ऊंच होगा जिसका वांट ऑफ फैक्टर भी ज्यादा आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर है। 14 नंबर में ये करेगा द वैल्यूज ऑफ वांट ऑफ फैक्टर्स फॉर KCl, यहाँ पे 1 लिखा गया, यहाँ पे L होगा, तो KCl हो गया, NaCl हो गया एंड K2SO4 हो गया, रिस्पेक्टिवली आर। इसमें ये कह रहा है कि KCl, NaCl, K2SO4 का वांट ऑफ फैक्टर कारक जो होता है ना, वो क्या है इसमें से बताइए। तो देखिए कितना आसान है, वो बता रहे हैं, K का होता है +1, K का क्या होगा, K का हो जाएगा +1, इस पर नहीं दिखाई देगा तो इसको रेड कर दो, बोलो रेड कर देते हैं। चलिए K का +1 हो जाएगा, Cl का -1, Na का +1, Cl का -1, K का +1, SO4 का -2, 1 1 2,
कॉमा 1 1 2 फिर कॉमा 1 2 3 2 2 3 कहाँ है 2 2 3 आंसर आ गया। बस आप लोग देख रहे कितना आसान क्वेश्चन है, तब बहुत आसान क्वेश्चन है, बस हल्का सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन हम आप लोग बता रहे थे, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सोल्यूशन में आप लोग पढ़ा रहे थे, तो उसी में 1/2 वाला जो नहीं बताए थे डिकम्पोज करके निकालना, वही तो है। आइए 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये कह रहा है कि ए सोल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इतना, ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया इतना एटीएम है एट 300 केल्विन 300 केल्विन पर, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल देनी है बुआ लोगों, कॉन्सेंट्रेशन निकाल देना है। जब ऑस्मोटिक पर बात आइए गया तो आप लोग को याद ही होना चाहिए कुछ मुझसी बातें। कौन कौन सी बात, तो C इज इक्वल टू पाई आर टी, यही ना होता है कि सॉरी पाई इक्वल टू सी आर टी होता है। बोलो आप लोग याद किए होंगे 11th क्लास का ये है कि पाई इज इक्वल टू सी आर टी। हमें निकालना क्या है, सी कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो सी यहीं पर रख देंगे, आर टी जाएगा तो डिवाइड में जाएगा तो पाई बाई आर टी। अब यहाँ पे सी इज इक्वल टू पाई की बात करते हैं, तो पाई यहाँ पे कितना दे देगा, पाई इसमें नहीं दिया का, बोलो तो आप लोग थोड़ा सा रुक जाइए, तो क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है क्या देखते हैं। ये तो आर का मान हो जाएगा ना, ये तो क्वेश्चन में करें नहीं, ठीक है क्वेश्चन सी। देखिए हम लोग इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग जानते हैं कि पाई इक्वल टू क्या होता है, सी आर टी होता है। ओके, अब यहाँ पे पाई जो होता है ना, ये किसको इंडिकेट करता है, ऑस्मोटिक दाब को। ऑस्मोटिक दाब मतलब पाई यहाँ पे हो जाएगा, सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, आर मतलब गैस कांस्टेंट, और टी मतलब टेम्परेचर। तो हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, सांद्रता निकालना है, तो सी बराबर क्या होगा, पाई और आर टी चल जाएगा डिवाइड में, पाई आर टी। तो सी निकालना है, तो पाई का मान देखिए तो हाई दे दिया है 0.0821, आप बटा में आर मतलब गैस कांस्टेंट ही कितना होता है, तो 0.0821 होता है, इंटू टेम्परेचर कितना दे दिया हुआ, 300 दे दिया है, 300। अब देखिए आपस में तो कैंसिल हो ही जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, C इक्वल टू 1/300 बच जाएगा। अब C इक्वल टू 1/300 बचेगा, तो C इक्वल टू, अगर इसको सोल्व करने जाते हैं हम लोग, तो सोल्व करने जाएंगे लोग तो कितना आएगा बोलो, इसको ऐसे नहीं बना सकता, 1/3 इंटू 10 का पावर 2 दे जाएगा, C इक्वल टू 1/3 इंटू 10 का पावर -2। अब इसे अगर डिवाइड करते हैं तो 0.33 आते रहेगा इंटू 10 का पावर -2 हो जाएगा। अब देखिए अब ये तो हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है मोलालिटी को इंडिकेट कर देगा। ये यहाँ पे देखिए 0.33 से रिलेटेड कुछ है, वहां पे देखिए 0.32 है यहाँ पे, तो लगभग इसके समान है ना कहलाएगा। ओके, पॉइंट के एक अंक के बाद देखा जाता है बस। ओके, या इसी को बनाएंगे तो 0.333 नहीं जाएगा, तो अगर इसको हटाना है तो हटा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये 4 से ज्यादा रहता तो इसको हटाते तो ये 4 हो जाता। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 0.32 आंसर हो जाएगा बस। चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2O हैज। देखिए ये हम आप लोग को लिखाए थे, जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर में पॉजिटिव निगेटिव होता है वो हम आप बताए थे। ये होता है कितना होता है, याद है आप लोग को, 20.2% होता है, समझे आप लोग बस। अब चलिए आंसर डी हो जाएगा इसका,
अब कौन क्वेश्चन है वो 17 नंबर, ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे बढ़ता है? ऑप्शन देखिए इंक्रीजिंग टेम्परेचर, नहीं टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाएगा। डिक्रीजिंग टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर को जब घटाते हैं तो गैस के पार्टिकल पास पास आ जाते हैं तो दाबुआ बढ़ जाता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका हुआ? इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीजिंग टेम्परेचर, तापमान को घटाने पर। बस हो गया, आंसर आ गया। चलिए हो गया। ये 17 क्वेश्चन जो है ना आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सभी को आप लोग अच्छा से रिवाइज भी कर लेंगे, जो कॉन्सेप्ट समझाया गया उसको भी अच्छा से देख लेंगे। ओके, जो न्यूमेरिकल्स बताए हैं उसको खूब अच्छा से देखिएगा, पक्का इसी में से न्यूमेरिकल्स पूछेगा, भले उसका वैल्यू चेंज कर दे लेकिन इससे बाहर ही नहीं पूछ सकता है, 100% श्योर कर रहे हैं बोलो। ओके, तो ये हो गया सोल्यूशन चैप्टर का, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ओके बोलो, और एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अपना अपना नाम कमेंट में लिख के भेज देंगे कि हाँ सर हम, इसका मतलब कि हम जान जाएंगे कि आप लोग पढ़ाई किए हैं। और फिर आइए लोग कल आगे देखते हैं।